Hello everyone, welcome to Always Rise. So, as you can see, my voice is not very good because I am having some sore throat. So, please bear with me. And as I know it has been very late, तो आपका जो टेस्ट शेड्यूल है वो हमने बना के रखा था, but due to bad health, I have not been able to fulfill my commitments. But I will surely do once I am okay. Okay, so first bear with me with this voice. You may feel like that you are teaching with a male teacher. So in this video we will be reading about non-governmental organizations. This is very important for your organizations. Okay, this organization akka NGOs. So what we will study, first we will study what is non-governmental organization, then we will study what why do we need them. Third point that we will study that what are the constitutional provisions or what are the Indian law provisions that are dealing with it, and in the last we will see the importance of the non-governmental organization, what they have done till now and what else they can do. So this is very important for you. So let's study. बिफोर दैट देर इज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि आज शाम को 4 बजे, यानी सॉरी हाँ मार्च 13, आज शाम को 4 बजे जो है आपका अन अकेडमी पर क्या होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है फॉर पेपर 1। मेक श्योर बच्चों आप लोग जो है इसमें एनरोल हो जाओ। ये वीडियो स्पेशली इसके लिए है बिकॉज यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी जो है 100 रैंक 1 आ जाती है प्लस लैपटॉप। अगर आप टॉप 100 में भी आते हो बच्चों पेपर 1 में, तब भी आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप साकरी 90 कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कुल मिला के 35% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी लेनी है तब भी आप इस टेस्ट को दो, क्योंकि पेपर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनजीओ। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एनजीओ का मतलब होता है कि सबसे पहले वो क्या होती है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब जैसे कि आपके एक बिजनेसेस होते हैं ना, सो जब भी वो कोई बिजनेस करते हैं तो दे डू फॉर देयर ओन बेनिफिट। हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को और बेनिफिट मिलता है, ऑब्वियसली इकोनॉमी भी ग्रो करती है। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये आपके उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जो कि ज़रूरतमंद है, और ऐसे में जो है इनको फंड्स भी मिलते हैं। लेकिन ये फंड्स जो है यूटिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, ये अपने बेनिफिट के हिसाब से नहीं देखते हैं कि हमें कहाँ से यूज़ करना है। And they pursue activities to relieve suffering, to promote the interest of the poor, to protect the environment and to provide basic local services या फिर to undertake community development. So this is the definition by World Bank. Now see, these organizations आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि जो आपका गवर्नमेंट है ना उसकी पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट में आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी एक अपना अलग हो गया, बट दे आर हैविंग अ लीगल स्टेटस एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्पेसिफिक एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन इंडिया फॉर द गवर्नमेंट, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर एनजीओ इन इंडिया की हम लोग बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है, जो कि आपका नॉन गवर्नमेंटल हो सकता है, क्वाजी और सेमी गवर्नमेंटल हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है और नॉन वॉलंटरी भी हो सकता है। अब जब हमें इतना पता है कि एनजीओ क्या होते हैं, इंडिया में किस टाइप के एनजीओ होते हैं, तो इसके अलावा जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एनजीओज क्या होते हैं। ओके, तो अगर आप टाइप्स ऑफ एनजीओ देखोगे तो सबसे पहला है रजिस्टर्ड सोसाइटीज फाउंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आपके रजिस्टर्ड है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर for environment purposes, then they do work for only the environment purposes. If they are working on health, then they work on that field only. Next is आपका charitable organization and trust. Okay, means someone is trying to do charity for the people, so उनका एक अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज लोकल स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स, माइक्रो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट एंटरप्राइजेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर लोकल माइक्रो क्रेडिट्स वगैरह होते हैं ये एक तरीके से लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं।
चिट फंड वगैरह जिसको आप समझते हो। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो आपके पुअर लोग होते हैं या फिर जो जरूरतमंद होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। Professional self-regulatory bodies, cooperatives, bodies without having any formal organizational structure, and government-promoted third sector organization. So these are the various type of NGOs that we need to study. Now, when have they been established? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि these are not a part of government, इनको legal status मिला हुआ है and they are registered under Society Registration Act 1860. Governments, foundation, businesses, and these are the types. जो पहले इंडियन एनजीओज हैं वो मेनली 3 आपके सेगमेंट्स में आती हैं। सबसे पहली होती है आपकी सोसाइटी, सेकंड होती है ट्रस्ट, एंड थर्ड होता है आपका चैरिटेबल कंपनीज। सो आपको पता है कि जो एनजीओज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली अगर आप प्रीवियस 2 डिकेड्स की बात करो, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बात करो, सो दे हैव प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी सेक्टर। जो रोल ऑफ एनजीओ होता है वो सोशल सेफ्टी रोल के लिए भी होता है। सोशल सेफ्टी मतलब कि जैसे आपकी कोई सोसाइटी है उसमें जो है जो लोग हैं उनको हार्म ना पहुंचे, विमेन्स को प्रॉब्लम ना हो, चिल्ड्रन को प्रॉब्लम ना हो, एल्डरलीज को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे आपका वृद्धा आश्रम हो गया, विधवा आश्रम हो गया, ये काइंड ऑफ थिंग। तो दीज आर सोशल सेफ्टी रोल। इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करती हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हेल्ड करती हैं। सो दीज आर द वेरियस रोल ऑफ एनजीओ। द सर्विस रोल ऑब्वियसली, एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कि हम लोगों ने अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू देखा। Now, what are the laws and regulation that deals with these things? The first of all, constitutional provision for NGOs. ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे तो आर्टिकल 19(1)(c) है, दैट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ये जो है आपका डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। अगर आप आर्टिकल 43 की बात करोगे, सो ये हाईलाइट करता है आपके स्टेट्स हैविंग एन एंडेवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव इन रूरल एरियाज। आपको पता है डीपीएसपी का एक आर्टिकल। अगर आप कंकरेंट लिस्ट में देखोगे एंट्री 28 में, तो ये आपका मेंशन करता है चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सो दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि आपके डील करते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसका अमेंडमेंट भी हुआ है। हमें क्या जानना है, दैट इट इज रेगुलेटेड अंडर एफसीआरए एक्ट, एंड ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये जो होता है एक तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप क्या आते हैं ना एनजीओज में, तो किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, जो पर्पस के लिए आ रहे हैं क्या उसी थ्रू से आ रहे हैं, क्या सोर्सेस है, ये सारी चीजों को ये आपका रेगुलेट करता है। एंड रिसेंटली most of the organization या we can say some of the organization has been removed from this list, और उनको बोला गया कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हो बिकॉज those sources are illegal. नेक्स्ट इज आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंजेस। जो आपके फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं तो उसमें किस तरीके से कंसोलिडेट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, तो ये आपका इसके थ्रू होता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? सो इसका मतलब होता है जो भी आपका एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट हो रहा है एक ऑर्डरली डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, या फिर एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया है उसको मेंटेन करने के लिए जो है आपका बेसिकली ये लॉ बनाया गया था। अगर दीज आर नॉट लॉज एंड रेगुलेशन, दीज आर सम केस स्टडीज। अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करोगे तो एनजीओज ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अगर आप देखोगे तो कोविड-19 का जो क्राइसिस हो रहा था तो उसमें भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको एनजीओज ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं वो लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, साकरीन मैम आपकी वर्क करती हैं। सो एज यू नो कि जो सेक्शंस ऑफ पीपुल हैं वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि स्टेट के प्रोजेक्ट क्या है, क्या गवर्नमेंट उनके लिए कोई प्रोग्राम चला भी रही है। तो उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ये जो गैप जो ब्रिज करने का काम होती है वो आपकी एनजीओ करती है। और इसके अलावा जो है एनजीओ बहुत सारे डाइवर्स एक्टिविटीज में होती है, जैसे कि रिलेटिंग टू ह्यूमन एंड लेबर राइट, जेंडर इश्यूज, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, लीगल एंड इवन रिसर्च। सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट एनजीओज डू, और जिसके उसमें वो एंगेज होती हैं।
अगर आप देखोगे तो अभी तक उन्होंने दे हैव डन सो मच। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी जो है आपका एनजीओस के थ्रू आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी, ये भी एक तरीके से एनजीओस ने इसकी डिमांड उठाई थी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दीज आर सब पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव बाय द सिविल सोसाइटीज। Now there are political non-governmental organizations to mobilize public opinion against the government's policies and activities. So they act as a pressure group. यहाँ पर किस तरीके से एज अ प्रेशर ग्रुप ये काम करती है ये आपको बताया जा रहा है। So NGOs are vital pressure groups in a democracy because they can educate the public and create pressure on government policies. तो जो हमारा प्रेशर ग्रुप एक सिलेबस में है, तो वो जो एनजीओ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करती हैं, एक ओपिनियन जनरेट करती हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती है कि हाँ कौन सी चीजें किस तरीके से होनी चाहिए, डेमोक्रेसी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो वही एनजीओ जो है आपका प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ये अगर आप हैंडलूम क्लस्टर में देखो तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसने एक तरीके से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चंदेरिया। ठीक है, ये एक तरीके से जो आपके चंदेरी वीवर्स है उनको एक तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर से जोड़ा हुआ है, जिससे कि क्या हो सके, वो उनकी जो पहुंच है वो आपकी ना कि केवल पैन इंडिया हो बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड हो। तो यहाँ पर इन्होंने आईटी मिनिस्ट्री से क्या किया है, बैकिंग लिया हुआ है। इनका जो ब्रांड नेम है वो चंदेरी है, और ये जो है आपका पूरे अक्रॉस द कंट्री जो है सिर्फ यही एक ब्रांड है जिसको इन्होंने बना के रखा है कि हाँ दिस इज चंदेरी, और एक तरीके से प्रीमियम रेट्स पर इसको बेचते हैं। So there are many NGOs, okay, and there are many things that we need to learn. But for your examination this much is enough. So I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. You can join PSIR by Ankita Gupta. I am really sorry to the students who have joined, कि I have not been able to fulfill my commencement due to my bad health, but I'll do it as soon as possible. And thank you so much for being with me, and all the best. Take care.